नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दिल्ली में बंसल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बंसल ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। साथ ही गंगा जल रुद्राक्ष की माला और हिमाद्री का बना शॉल और पुस्तकें उन्हें भेंट की। बंसल ने बताया कि कई वर्तमान मुद्दों पर बातचीत भी हुई। दिल्ली से देहरादून तक उत्तराखंड की भाजपाई सियासत में इन दिनों मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। मुलाकातों के सियासी मौसम को लेकर कयासों का बाजार भी गर्म है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आमतौर पर दिल्ली जाते रहे हैं और पीएम से लेकर शीर्ष नेताओं से आए दिन उनकी मुलाकात होती रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से धामी कैबिनेट के मंत्रियों के दिल्ली दौरे और हाई कमान से मुलाकातों का सिलसिला अचानक से बढ़ गया है। हालांकि मंत्री सियासी मुलाकातों के इस दौर को विभागीय कामकाज से जोड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 2 दिन दिल्ली रहे। उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री और फिर गृह मंत्री से मुलाकात की। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इसके बाद दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मंगलवार को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले। मंगलवार को ही सांसद त्रिवेंद्र रावत, अजय भट्ट, अनिल बलूनी ने 2022 में उत्तराखंड के चुनावी प्रभारी रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं मंगलवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अब वो किस लिए जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मेरे पास एग्रीकल्चर विभाग है, एक ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव करके एक केंद्र सरकार की संस्था है और माननीय अमित शाह जी का विभाग है। मैं उनसे मिलने गया था। मुलाकातों का ये दौर दिल्ली में ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि देहरादून में भी बीजेपी के कई नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात करते नजर आए। मुलाकातियों में यूं तो विधायकों की लंबी लाइन है, लेकिन चर्चा में जो चेहरे आए उनमें बिशन सिंह चुफाल, मदन कौशिक और अरविंद पांडे का नाम खास तौर पर शामिल था। तो मुझे लगता है कि कैबिनेट का विस्तार करेंगे, वक्त आने पर करेंगे और काम तो हमारा चल ही रहा है। काम में कोई भी रुकावट नहीं है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी कमान संभाले हुए हैं, अधिकतर जहां पर कोई नहीं वहां पे मुख्यमंत्री जी दिखते हैं और ये अच्छी बात भी है। मुलाकातों के इस मौसम पर सोशल मीडिया से लेकर बीजेपी इंटरनल तक में खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली की बात करें तो बदले सियासी हालातों में इसे दिल्ली की दरियादिली बताया जा रहा है, तो उत्तराखंड में इसे कैबिनेट विस्तार और सरकार में दायित्व से जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड वन विकास निगम ने यूपी से 560 करोड़ रुपए लिए बिना ही उसका 1 अरब रुपए इनकम टैक्स जमा कराने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद अब पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि यह बिना मंत्री और सरकार की सहमति से हो ही नहीं सकता। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री लेवल पर भी इसकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। वहीं मामला खुलने के बाद वन विकास निगम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस बीच जानकारी मिली है कि ये पूरी रकम 2016 में तत्कालीन एमडी वन निगम एसटीएस लेप्चा के कार्यकाल में जमा की गई। पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के निर्देश पर अब वन निगम के अधिकारी इसी महीने यूपी जाकर वहां फंसी 560 करोड़ रुपए की रकम को लेकर बातचीत करें। इनकम टैक्स विभाग ने लगभग 96 करोड़ रुपया उत्तराखंड वन निगम से उसमें अकाउंट सीज कर लिए थे और उन्होंने कुछ पैसा तो सीज कर लिया उसमें और एक धनराशि हमने जमा भी करी। तो कुल मिला के इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें जमा किया गया। पूरी धनराशि के लिए हमने लगातार लिख भी रहे हैं और इस महीने संभवतः हम लखनऊ में जाकर के वन निगम के संबंधित अधिकारियों से, उनके प्रबंध निदेशक से और भी शासन के अधिकारियों से उनसे वहां पर वार्ता करेंगे। 100 करोड़ का टैक्स बिना हायर उसके तो किया नहीं गया होगा। इसमें वन मंत्री से बिना राय लिए थोड़ी हो सकता है।
और फिर इस तरीके की चीजों के लिए तो सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार कौन? सरकार का प्रतिनिधि कौन? वन विभाग में सरकार का प्रतिनिधि वन मंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों को लेटर भेजकर उनके प्रभारी जिलों के दौरों, प्रभारी जिलों में किए गए प्रवास और मीटिंग की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। हर महीने दी जाने वाली ये रिपोर्ट मंत्रियों ने मार्च से अभी तक दिया ही नहीं। दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा था। इस दौरान मंत्रियों से उम्मीद की गई थी कि वो अपने प्रभारी जिले में हर महीने किसी एक ब्लॉक में जाएंगे, विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान रात में उसी जिले में रुकना था, जनता के साथ कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समाधान करना था और यही नहीं, इसके बाद डिटेल्ड रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी थी। अब शुरुआत में तो मंत्रियों ने रिपोर्ट भेजी, लेकिन पिछले 6 महीने में प्रेमचंद अग्रवाल को छोड़कर किसी भी और मंत्री ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। अब ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त को लेटर लिखा है और रिपोर्ट मांगी है। कि माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध तो जारी था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अब एक पुनः पत्र माननीय मंत्रीगणों को प्रेषित किया है, जिसके माध्यम से उनसे अनुरोध किया गया है कि वो अपने प्रभारी जिलों में जो भी भ्रमण करते हैं, भ्रमण तो वो अवश्य करते हैं, लेकिन किसी कारणवश हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को जैसे पहले रिपोर्ट आया करती थी वो नहीं आ पा रही थी। तो मुझे खुशी है कि जो मैंने आख्या दी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो मेरी जिम्मेवारी थी मैंने पूरी की है और मेरा तो प्रयास रहता है कि जहां मेरा विधानसभा क्षेत्र में वहां भी सक्रिय रहूं। मेरे प्रदेश में मुझे जो जिम्मेवारी मिलती है या मुझे प्रभारी जिले में जो जिम्मेवारी मिलती है उसमें मैं काम। उत्तराखंड में मंत्रियों को लेकर ये बात उठती रही है कि मंत्री अपनी विधानसभा के मंत्री बनकर रह गए। फॉरेस्ट फायर हो या फिर 4 धाम यात्रा या केदारनाथ आपदा, हर मोर्चे पर अंत में मुख्यमंत्री को ही कमान संभालनी पड़ती है। हालांकि मंत्रियों का दावा है कि वो अपने अपने प्रभारी जिलों में नियमित दौरे कर रहे हैं और सीएम को रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। मेरे द्वारा सारी जितनी भी आख्याएं थी वो सबमिट कर दी गई। हो सकता है क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में खुद आपदा से निपट रहा था तो मुझको वो मेरे सिग्नेचर्स नहीं हुए होंगे उसमें, लेकिन अगर ऐसा कोई हमारी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, क्योंकि हम लोग लगातार जिलों में घूम रहे हैं, चाहे वो बागेश्वर हो चाहे रुद्रप्रयाग हो, और हर साल रिपोर्ट हमारी सबमिट होती है और अगर कोई उसमें देरी हुई होगी तो उसको हम चेक करा लें। नहीं, मैंने देखिए हमने हर माह अभी रिपोर्ट देती है और जितना, जहां तक मेरी व्यक्ति की बात है, जितना अपने जिले में मैं रहता हूं लगातार अपने जिलों की रिपोर्ट हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हैं। सूत्रों की माने तो कई मंत्री 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर जिला प्लान की मीटिंग के अलावा प्रभारी जिलों का रुख तक नहीं करते। ब्लॉक लेवल पर जाकर वहां रात में रुकना बहुत दूर की बात है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री को एक एक मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें उनके ही दौरों की याद दिलानी पड़ी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि वहां रहने वाले हिंदुओं के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए देश को एकजुट होना होगा और यही भारत की नीति होनी चाहिए। देश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र पुरी ने बांग्लादेश के हालातों पर भारत सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की है। हरिद्वार में महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार निंदनीय है। बांग्लादेश के सैन्य शासन को इस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। सनातन धर्मावलंबी हिंदू धर्म से संबंधित जो हमारे भाई बहन वहाँ रह रहे हैं, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और बांग्लादेश की जो सैन्य शासन है उनसे भी मैं अपील करता हूं कि इस पर तत्काल जो है कठोर कार्रवाई करें और भारत सरकार को भी इसके साथ में जो कठोरता से पेश आना चाहिए।
इधर रुड़की में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन, तोमर गुट और ARTO कर्मचारियों के बीच हंगामा और तोड़फोड़ हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने 16 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 5 किसानों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही 70 से 80 अज्ञात किसानों के खिलाफ भी केस दर्ज कर पुलिस ने जांच की शुरुआत कर दी है। कल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ARTO ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें किसानों और ARTO कर्मचारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। वहीं किसानों पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ लूटपाट के आरोप भी लगे हैं। पीड़िता की लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 16 लोग नामजद एवं अन्य 70-80 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई हुई है और इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कांग्रेस आने वाले निकाय और अन्य चुनावों में कैसे कैंडिडेट देगी ये तो अभी तय नहीं, लेकिन इससे पहले नेताओं के सुझाव सामने आए हैं। आखिर क्या है नेताओं के सुझाव, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में निकाय और केदारनाथ उपचुनाव की डुगडुगी बजने को है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर हलचल तेज है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी आलाकमान को खुलकर सुझाव दे रहे हैं, वो भी बिना गुटबाजी जिताऊ कैंडिडेट उतारने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा जीत पंजे की पकड़ में आ सके। फिर भी वहाँ पर पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश को जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए जो सीट जीतता हो, क्योंकि हमने बद्रीनाथ हराया है, अयोध्या हारे हैं, ये लगातार सारी सीटें हार रही है भाजपा। अगर हम केदारनाथ भी हराते हैं भाजपा को, तो निश्चित रूप से फिर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में मानना पड़ेगा कि हमारी कमियां हैं, जो हम लूट मचाई, जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश में, आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के युवा विधायक सुमित हृदेश तो 2 कदम आगे बढ़कर भविष्य के हर चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही कैंडिडेट का क्राइटेरिया भी फिक्स कर चुके हैं। अभी पहले निकाय चुनाव है, फिर उसके बाद पंचायत चुनाव है और उसके बाद जो प्रदेश में चुनाव होंगे, कांग्रेस पूरी तरीके से मेजॉरिटी के साथ ये सारे चुनाव जीतेगी। प्रत्याशियों का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा कांग्रेस का? जिताऊ, जो जिताऊ कैंडिडेट है वो हमारी प्रायोरिटी है। जाहिर है कांग्रेस साल 2017 से राज्य की सत्ता से दूर है और 2027 जीतता है तो उससे पहले छोटे चुनाव जीतकर माहौल पंजे के पक्ष में करना होगा। ऐसे में कांग्रेस के नेता किसी भी कीमत पर जीत चाहते हैं, इसीलिए खुले मंचों से पार्टी नेतृत्व को नसीहत देने में भी नहीं चूक रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम में तब्दील किए जाने से पहले ही इसका विरोध तेज हो गया है। क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर की अगुवाई में शहर से सटे ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस के बाहर धरना दिया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पर नगर निगम में शामिल नहीं होंगे। अगर सरकार ने नगर पालिका को नगर निगम में तब्दील करने की प्रक्रिया को नहीं रोका तो 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत करेंगे। हमारी मांग है कि जो इस पिथौरागढ़ नगर पालिका विस्तारीकरण प्रदेश सरकार करने जा रही है उसको रोका जाए, उसमें नए क्षेत्र शामिल न किए जाएं, क्योंकि आज जो सुविधा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक के माध्यम से होती है वो नगरीय क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जहाँ तक हम देखें कि नगरीय क्षेत्र जो है सिर्फ टैक्स वसूलने का क्षेत्र है। इधर कालसी चक्राता सड़क पर नासूर बने डेंजर जोन जजरेट का ट्रीटमेंट जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं और जिसके बाद यहां पर ट्रीटमेंट की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें, डेंजर जोन जजरेट आफत का सबब बन चुका है। बरसात के दौरान यहां भारी भूस्खलन होता है, जिसकी वजह से चक्राता जौनसार की लाइफ लाइन कही जाने वाली ये सड़क बंद हो जाती है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। हमने ब्लैक स्पॉट के रूप में पूरे देश भर के अंदर जहाँ जहाँ पर भी ऐसे स्थान हैं उनको चिन्हित किया है और जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भी हमने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के माध्यम से जो भी हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आते हैं उसके लिए हम अलग से कोई एक परिविजन करके उसका परिव्यय देते हैं और वो बजट में परिव्यय होता है। और ऐसे पॉइंट आपने जो बताएं उसको हमने चिन्हीकरण किया है, आने वाले समय के अंदर उसको बजट प्रोविजन करके उसके काम का भी निराकरण करें। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में।
रुड़की में आईआईटी के एक कर्मचारी ने जहर खाकर खुदकुशी की। डिपार्टमेंट के एचओडी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। भारतीय वन्यजीव संस्थान के एमटीएस की भर्ती में नकल करने के मामले में एक और गिरफ्तारी। एसटीएफ ने हरियाणा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लंबे वक्त से फरार था। 15,000 का इनामी। हरिद्वार की कृष्णानगर कॉलोनी में दिनदहाड़े महिला के गले से एक बदमाश ने चेन छीन लिया। लड़के की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। राज्य में निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट में एक बार फिर याचिका दाखिल की गई। महाधिवक्ता आज नहीं होने की वजह से याचिका पर बहस नहीं हो सकी। 13 अगस्त को होगी सुनवाई। नई टिहरी पीजी कॉलेज को श्रीदेव सुमन का कैंपस बनाए जाने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज में विश्वविद्यालय प्रबंधन का पुतला दहन किया। रुड़की के ब्लॉक सभागार में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम समेत विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जनजीवन मिशन का मुद्दा छाया रहा। चारधाम में फैली अव्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट ने जिला पंचायत चमोली और ग्राम पंचायत को दूसरी बार नोटिस जारी किया और अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगी। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने के बाद फेरी बोट सेवा के शुरू होने से थौलधार क्षेत्र के ग्रामीणों को राहत मिलेगी। गांव वालों को करीब 40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करने से मुक्ति मिलेगी। 25 अक्टूबर को आयोजित होगी नैनीताल मॉनसून मैराथन। प्रकृति और जंगल बचाना होगा मॉनसून मैराथन की थीम। 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर बैठक हुई, जिसमें मेडिकल कॉलेज को नई टिहरी जिला मुख्यालय में ही बनाने को लेकर सभी ने अपनी अपनी राय रखी। और अगली खबर बद्रीनाथ धाम से, जहां चरण पादुका क्षेत्र में फंसे साधुओं को सकुशल निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को बचाया और सुरक्षित निकाल लिया। रास्ता भटकने की वजह से साधु फंस गए थे, जिसके बाद बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया और इनकी परेशानी बढ़ गई। साधुओं ने एसडीआरएफ की टीम का धन्यवाद अदा किया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबर देहरादून से, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल की दीवार इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। करीब 4.5 करोड़ रुपए की ये दीवार जितनी तेजी के साथ बनी, उतनी ही तेजी से दीवार बनाने वाली एजेंसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर सवाल भी उठ रहे। और खास बात यह कि दीवार से जुड़े सवालों पर आरटीआई में भी जवाब नहीं मिले। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन की महान दीवार शायद आपने ना देखी हो, लेकिन ये दीवार आप देहरादून में देख सकते हैं। देश में पहचान रखने वाले इस प्राइवेट स्कूल की दीवार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं। चक्राता रोड पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये दीवार बनी है, जिसमें जनता की कमाई के पैसे से मजबूत सरिया सीमेंट लगाया गया है। करीब 300 मीटर की इस दीवार पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साल 2019 से देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ और वक्त वक्त पर इसको लेकर कई सवाल भी उठे। अब बीजेपी के विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी का फंड प्राइवेट स्कूल की दीवार के लिए इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए। जब ये दीवार बन रही थी तो उस समय मैंने क्वेश्चन खड़ा किया था और माननीय मुख्यमंत्री से अवगत करवाया कि ये कैसी किस प्रकार से लग रही है, इसका पैसा क्यों लग रहा है उस क्षेत्र में। तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट संस्थान का ये कार्य स्मार्ट सिटी के पैसे से नहीं होना चाहिए। इसके विरुद्ध मैंने अधिकारियों से भी कहा कि आपने ऐसा क्यों।